हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस का क्लास पढ़ रहे थे। इधर हमारा क्लास उतना रेगुलर नहीं हो पाया, तो हम इसको जो हमारा क्लास 9th का हम 2 लेक्चर इसका लिए थे, इससे आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 4 हमारा 6 to 8 का साइंस कंप्लीट हो गया है। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी मर्ज था। फिर हमने क्लास 10th का पूरा साइंस कंप्लीट किया। बीच में हमारा क्लास 9th का केवल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये चैप्टर वाइज, क्योंकि अभी डेट पड़ गया है, तो इसको हम चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास में हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि हम जैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे एनसीईआरटी बुक में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसको भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। इसका जो हमने अध्याय 3 पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर 3 में क्या देखा था कि डाल्टन ने जो अपना परमाणु का सिद्धांत दिया, इसने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, देखते हैं हम अपरमाणु कणों और परमाणुओं के भिन्न प्रकार के मॉडलों को इसमें पढ़ेंगे, जिसमें यह पता चलता है कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना, उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। में हम देखते हैं तो परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों के विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से यह हमको मिला है। फिर अब इस चैप्टर को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमको देता है पदार्थों में आवेशित कण कैसे होते हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं कि पदार्थों में आवेशित कण, तो देखिए 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण अविभाज्य कण नहीं है, कि जो परमाणु है ये साधारण नहीं होता है और ना ही यह अविभाज्य है, अर्थात इसको विभाजित किया जा सकता है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिससे पता चलता है कि जे टॉमसन ने लगाया था। तो याद रखे रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था, जे टॉमसन ने लगाया था। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे कहा था। तो याद रखे रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी के पहले, जब पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं हुआ था, उसके पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में एक नए विकिरण का प्रयोग किया था, जिसको उसने केनाल रे नाम दिया था। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिनके द्वारा अत्यंत दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। याद रखे रहिएगा। अब यहाँ देखते हैं, कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, किंतु विपरीत था। ये देखिए, जो ये केनाल रे खोजा गया था, ये इसका जो द्रव्यमान था ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर था, परंतु क्या था, ये उसके विपरीत था। आवेश जो इसमें था विपरीत था। फिर इसमें देखते हैं, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इनको प्रोटॉन नाम दिया जाता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से निरूपित किया जाता है और प्रोटॉन को पी प्लस से निरूपित किया जाता है। याद रखिए रहिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है और इसका आवेश +1 होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य होता है और आवेश इसका कितना होता है, -1। हमको क्या समझ में आया, जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1 इकाई, और इसका आवेश होता है तो इसका आवेश +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का हम देखें तो इसका जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, नगण्य होता है, अर्थात शून्य होता है, और इसका जो आवेश होता है कितना होता है, -1 होता है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया है, केनाल किरणें क्या है। यदि किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है तो इसमें कोई आवेश होगा कि नहीं होगा। तो अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना। यहाँ से हमको देखता है परमाणु की संरचना। अब उस देखिए, हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य और अविनाशी है, अर्थात जो परमाणु होता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं।
इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। यहाँ से हमको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि परमाणुओं से की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था, तो इसको देने वाले जे थॉमसन थे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है अविभाजित कण होता है, अर्थात उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु जब ये इसके बारे में और खोज हुआ तो इनका यह खोज गलत हो गया, इनकी यह धारणा गलत साबित हो गई, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था, थॉमसन का मॉडल क्या था। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह। या फिर देखिए इन्होंने तरबूज मॉडल दिया था। सबसे इजी तरीका है तरबूज मॉडल, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है वो तरबूज मॉडल ही पूछता है। ठीक है, तो तरबूज मॉडल में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये है तरबूज। ठीक है, याद रखिए रहिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये है तरबूज और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये जो तरबूज है, तरबूज का ये जो लाल वाला भाग है ये प्रोटॉन का हिस्सा है, और ये जो ब्लैक वाला भाग है, ये जो काला काला भाग है ब्लैक वाला, ये क्या है, जो बीज है इसके, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनका मॉडल यही था कि जो तरबूज का जो खाने वाला भाग होता है ये धनावेशित होता है, और ये जो इसमें जो ये ब्लैक इसके बीज पाए जाते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यही इनका तरबूज मॉडल था। देखिए ये धनात्मक गोला इन्होंने बताया और जो ब्लैक डॉट था ये इलेक्ट्रॉन था। धनावेशित गोलों में तरबूज के बीज की भांति ये धसे हुए हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में हम देख लेते हैं जे थॉमसन के बारे में। 1856 से 1940 का है। ठीक है, ये भौतिक शास्त्री थे। 1 मिनट रुक जाइए, इसको सही कर लें। हाँ ओके, 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचल हिल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखिए रहेगा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, 1906 में। 35 वर्ष तक ये कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इनमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इन्होंने क्या बताया था, देखिए ये अभी हमने बताया, इसको हमने पूरा पढ़ा। इसमें बताया कि ये धनावेशित गोला होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें जो ब्लैक है जो इसके बीज होता है उसी प्रकार ये धसे हुए इसमें होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसका परिमाण समान होता है, इसलिए वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। क्योंकि देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव होता है, ये दोनों मिलकर क्या बंद कर देते हैं, उदासीन। ये किसका नियम था, ये थॉमसन के अनुसार था। ठीक है, यदि थॉमसन के मॉडल में परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसा कि हम आगे देखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उसके बाद आया। पहले हमने किसका मॉडल पढ़ा, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, फिर हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अब इन्होंने क्या किया, अल्फा कण जो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, तो याद रखिए रहेगा, अल्फा कण जो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से ये चल रहे हैं। इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होता है। यह अनुमान इन्होंने क्या लगाया था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं के विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो अल्फा कण होंगे सोने के परमाणुओं के विद्यमान द्वारा अपरमाणु जो कण होंगे उसके द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। लेकिन तो क्या हुआ, चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इससे अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन तो इसमें होता क्या है, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में केवल एक कण वापस आ गया। ठीक है, इसमें आश्चर्यजनक ये हुआ। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उस प्रकार से यह विश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही
मतलब इसको देखिए 15 इंच के तोप को अगर मान लीजिए कोई टिश्यू पेपर है उस पर आप मारे और वो वापस ही आपको लौट के लग जाए, ये बस उसी के बराबर था। ठीक है, फिर देखते हैं हम रदरफोर्ड का। 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में इनका जन्म हुआ था। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रदरफोर्ड को रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। इसको मतलब यही समझ में आया। ठीक है, इनके अनुसार क्या हुआ, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। हमको ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या परिणाम निकला था। तो परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने जब इस पर बमबारी कराया था तो बहुत सारे कण क्या रहे थे, निकल गए थे। तो इन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अगर ये अपने मार्ग से विक्षेपित होते तो धनावेशित उसमें भाग होता, परंतु बहुत कम कण है अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, अतः परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। फिर इन्होंने तीसरा दिया कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि नाभिक की त्रिज्या का परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटा होता है, तो 10⁵ गुना छोटा होता है नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अनेक प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। नाभिकीय मॉडल में इन्होंने क्या दिया, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, कि जो परमाणु होता है इसका जो केंद्र होता है ये धनावेशित होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या बताया कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, कि ये जो नाभिक है इसका जो आकार है, ये जो परमाणु है इसके आकार में काफ़ी कम होता है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी, इन्होंने बताया था कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, तो वर्तुलाकार मार्ग होता है इसमें चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, अस्थायी कण होता है। इसलिए जो इन्होंने वर्तुलाकार मार्ग बताया था यह इनका गलत साबित हुआ। ठीक है, यह इनकी कमियां थी। उसके बाद आया बोर का परमाणविक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब देखिए, हम नील्स बोर के बारे में पढ़ते हैं। नील्स बोर ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। ये किसने कहा, नील्स बोर ने। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, अर्थात जब वो अपने जैसे जो उनका विविक्त कक्षा होता है अगर उसमें चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, अर्थात ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। नील्स बोर का जन्म हम देखते हैं तो 7 अक्टूबर 1885 को हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में इन्होंने भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उन्होंने परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, याद रखे रहिएगा, 1922 में मिला था। रदरफोर्ड को 1908 में मिला था। डाल्टन को 1906 में मिला था। ठीक है, इनके जो 3 पुस्तकें थी याद रखे रहेगा, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा था एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद तीसरा क्या था, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इनकी 3 बुकें थी, याद रखे रहिएगा। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया ऊर्जा स्तर, तो देखिए ये है नाभिक, नाभिक के चारों तरफ देखिए ये गोला है। ठीक है, इसके जो कोष होते हैं के, यल, यम, यन। के का नाम पहला कोष, यल दूसरा, यम तीसरा, यन चौथा, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। ठीक है, इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। देखिए ये कक्षाएं कोष में के, यल, यम, यन या संख्याओं के द्वारा दिखाई जाती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, अब हम ये सब पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। तो याद रखे रहिएगा, जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के बराबर होता है, परंतु ये अनावेशित होता है अर्थात उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन, बस एक याद रखे, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता भी है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन को हम n से दर्शाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जो भी परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान होता है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, ये याद रखे रहिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है लिथियम, बेरियम, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिखा, हीलियम में हमने देखा हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। तो ये देखिए इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, ऐसे ही होता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो ये याद रखे रहेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीआरई में ही पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो 2n² के रूप में कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे वितरित होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम देखिए, मान लीजिए ये है, एक मिनट रुक जाइए, देखिए मान लीजिए, देखिए ये गोला है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, रुक जाइए, ठीक है। अब मान लीजिए ये है नाभिक, ठीक है। अब हम नाभिक के देखें पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने बताया KLMN। तो हमको देखना है पहले कोष में। तो पहले कोष में हम इसका सूत्र क्या होता है, 2n²। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, तो पहले कोष का नाम है, पहले कोष में 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 रखते हैं यहाँ पे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो जो पहला कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम उसके बाद दूसरे में देखेंगे, तो दूसरे में फिर 2n², तो n बराबर 2 रखो, मतलब KL। दूसरे कोष में हम देखते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए ऐसे ही n में देखेंगे, ऐसे ही m में देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए रहेगा हमको यहाँ से एक फार्मूला 2n², जो इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं कक्षाओं में, इसी फार्मूला पे 2n² के फार्मूले में वितरित होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए पहले कोष में तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरे कोष में तो n बराबर 2 रखेंगे, तीसरे कोष में तो n बराबर 3 रखेंगे, चौथे कोष में तो n बराबर 4 रखेंगे, ठीक है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ये रूल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं, ठीक है। जब पहला कोष पूरा भर जाएगा तभी दूसरा कोष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, आगे हम देखते हैं, ऊपर ही दर्शाया गया था, ठीक है, 4.4 में देखिए यहाँ पे ये दर्शाया गया है। यहाँ से हमने देखा संयोजकता, उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम में संयोजकता से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मान लीजिए ये है परमाणु, इसके सामने है, तो लास्ट वाला जो भी बाहरी कक्षा होगा उसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं बोर-बरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा कि जो भी अधिकतम होगा, अधिकतम लास्ट वाला जो कोष होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वे रासायनिक, अब देखिए बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों 8 से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या तो संयोजकता शून्य हो, यहाँ पे देखते हैं, होती है। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य की कक्षा में 8 होते हैं।
सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजक शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्वों के परमाणु से मिलकर अणु की प्रवृत्ति बनने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। ठीक है, बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास किया जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। उनको ग्रहण करना या उनको त्याग करने से यह इनका अष्टक पूरा हो जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। जैसे मान लीजिए हम ये देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2,8,1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन और उधार लेकर ये इसको 8 पूरा करे। ठीक है, या तो ये क्या करे, अपना 1 त्याग दे। तो देखिए ये अपना, इसके लिए क्या आसान होगा कि यह अपना 1 त्याग करके 2,8 अर्थात अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा कर ले। अब मान लीजिए ये 7 उधार किसी से लेगा तो उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, तो इस वजह से ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8, जो इसकी अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसी वजह से सोडियम पे क्या आ जाता है? +1। देखिए अगर त्यागता है तो +1 होता है, अगर कोई ग्रहण कर रहा है तो -1 होता है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए उसकी संयुक्तता कही जाती है। अब देखिए ऐसे ही हम देखिए यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2,8,2, 2,8 10, 2 12। अब ये तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना संयोजक पूरा ये कंप्लीट करे अष्टक को अंतिम कक्षा में, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो यह क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ये भी त्याग देता है, तो इसी वजह से Mg पे 2+ बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो 2,8,8 2 10 7 17। अब देखिए या तो ये क्या करे, अपना 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अंतिम में यहाँ पे 8 पूरा, मतलब ये अपना अष्टक पूरा करे, या तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो इसका 8 हो जाएगा, तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसके लिए एक ग्रहण करना आसान हो जाता है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है, तो इस पे क्या हो जाता है, क्लोरीन पे -1 अर्थात क्लोरीन ने 1 ग्रहण किया है। समझ में आ गया? अब देखिए यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन क्या करता है, जैसे हमने क्लोरीन का बताया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना इसके लिए अधिक आसान होगा, अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसकी संयोजकता दिया गया है, आप लोग सबका ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो परमाणु संख्या हम देखते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जो विद्यमान होते हैं, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या क्या होता है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताता है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। क्या है, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z जब समान होता है, वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन का 6 होता है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। फिर हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U होता है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम का 27U होता है कि इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है।
तो ये फार्मूला याद रखे रहिएगा कि जो होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका जैसे है कि तत्व का प्रतीक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। मान लीजिए जैसे सोडियम का कितना है, सोडियम, और इसका कितना होता है 23, तो ये इसका लिखने का तरीका होता है। ये इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, इसका ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं समस्थानिक संभारिक क्या होता है। समस्थानिक कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिसमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। जिसमें देखिए इसमें परमाणु संख्या सब में समान है परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, अतः ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक, अर्थात इनका स्थान सेम है परंतु इनका परमाणु द्रव्यमान भार या परमाणु भार अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब उसके बाद हम देखते हैं समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसको समस्थानिक कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेगा। जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, 35U और 27U, जो 3:1 के अनुपात में होता है। आगे हम देखते हैं द्रव्यमान को क्लोरीन द्रव्यमान का बनाना। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 35 गुणे, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जाने दीजिए इसको। समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या होता है, यहाँ पे आगे दिया गया होता है। देखिए यहाँ से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा, ठीक है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखी रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं समभारिक क्या होता है। दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये प्रोटॉनों की संख्या, इसी को या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो देखिए 18 आर्गन 40 होता है, ठीक है, अब 20 कैल्शियम 40 होता है। इनके देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, समान। इनका भार अर्थात समभार, अर्थात इनका जो भारिक है इसी को परमाणु भार कहा जाता है, इनका समान है लेकिन तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, या फिर इसी को प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है, अलग है, तथा इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, तो इन्हीं को समभारिक कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमने क्या सीखा, यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था तथा उसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं, ठीक है। फिर रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की थी। फिर आगे हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। फिर हमने नील्स बोर का पढ़ा था, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है, ये सब आप लोग अच्छा, हम इसका नोट्स दे देंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी हमने पढ़ाया उसी का ये सब पूरा रिवीजन, आप लोग चैप्टर नहीं भी कंप्लीट कर पाएंगे तो इसको रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारा जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। तो देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक वितरण करें तो 2,8,2 होता है, ठीक है। तो 2,8 8 2 10 2
12 हो गया, ठीक है। तो हमको पूछा इसमें कौन सा प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए 3,8,1। तो 8 तो देखिए पहले में 2,8,2, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2,8,2, ठीक है। आगे हम देखते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो अभी हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की पतली चादर लिया था, उस पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन करवाया था तथा वहां से उन्होंने क्या खोज किया था, परमाणु की नाभिक का खोज किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक तत्व यक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। देखिए एक फार्मूला होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, याद रखे रहेगा। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, एक मिनट हो जाइए, ये सीधा याद रखी रहेगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आप इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी कर सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है तो परमाणु क्रमांक भी 15 हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या भी 15 हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या इसका कितना है, 16 है। तो हमको क्या बताना है, तत्व का सही प्रदर्शन है। तो अभी हमने बताया था कि किसी तत्व का जो प्रदर्शन किया जाता है, तो कोई भी होता है, मान लीजिए ये कोई, ठीक है, ये कोई तत्व है, तो तत्व का यहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका द्रव्यमान संख्या होता है। तो अभी हमने बताया, तो यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर हमने बताया था प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 15 है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 यक्स हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो इसका हमने फार्मूला क्या बताया था कि द्रव्यमान संख्या बराबर कितना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना है, 15, इलेक्ट्रॉन कितना है, 16, दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। तो 15 यक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31। इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, देखिए किस में मिल रहा है, 15 यक्स 31, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये सही हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम, रेडियो एक्टिवता का नियम, गुरुत्व अनुपात का नियम इन्होंने नहीं दिया था, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, रेडियो एक्टिवता गुरुत्व अनुपात का नियम इन्होंने ही दिया था, रेडियो एक्टिवता का नियम इन्होंने नहीं दिया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने क्या सफलतापूर्वक समझाया था, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, स्थिर अनुपात का नियम दिया और गुरुत्व अनुपात का नियम दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिवता का नियम इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रदरफोर्ड के नाभिक की प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। नाभिक को धन आवेशित माना, तो ये सही है। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्होंने तो ये प्रमाणित नहीं किया था। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, जो इन्होंने रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप जो था, तो इसको हम देखते हैं, तो इससे ये तुलना किया जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। थॉमसन मॉडल से सहमत प्रदर्शित की, तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन पहला और तीसरा सही हो जाएगा। जो रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप था, यह नाभिक को धनावेशित माना तथा सौर परिवार से इसकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गलत हो जाएगा। जो परमाणु संख्या बराबर, गलत हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, एक मिनट रुक जाइए, क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस, गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, दोनों गलत है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, हमारा ये सही हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, देखिए परमाणु का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर उसका दूसरा क्या दिया गया है,
देखिए ये हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बाकी का जो परमाणु द्रव्यमान है ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो अगर ये दिया होता परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। परंतु हमारा इसमें कोई, तो हमारा केवल ऑप्शन दूसरा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थॉम्सन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया है। धनावेशित गोले से इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है। जो हमने थॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ा था, अभी इसके बारे में हमने बताया कि ये तरबूज के मॉडल पर आधारित होता है। इन्होंने बताया कि जो तरबूज का लाल भाग होता है ये धनावेशित होता है, जबकि इन्होंने बताया था कि जो इसमें बीज इसके जो धसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है। परमाणु के अस्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें से सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित रहता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। तो जो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ था उसमें इन्होंने बताया था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वह रिक्त होता है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा द्रव्यमान संख्या बराबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसको हम देखते हैं। तो द्रव्यमान, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या 27 बराबर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 14 दिया है, प्लस प्रोटॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमको पी की वैल्यू कितना मिला, 13 मिला। आगे हम देखते हैं, देखिए पी बराबर 13 आ गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी कितना हो जाएगा, 13। लेकिन तो दिया है कि जो तत्व है उसके आयन पर 3 धन आवेश है। तो जब ये 3 धन आवेश होगा तो इसमें से 3 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बचेगा, 10 बचेगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Mg2+ आयन को पहचानिए जहाँ n बराबर और p क्रमशः न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो होता है परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2,8,2 होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है। तो परमाणु क्रमांक बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब हमको इसमें से देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो Mg2+ है, अर्थात 2,8 रहेगा। अंतिम कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 2, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हैं। लेकिन तो इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होगा। 2 तो ये त्याग दिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एथिल एथनोएट CH3CO2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। यहाँ से हम देखते हैं। तो दिया गया 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये समस्थानिक वाला होता है कि इसका परमाणु क्रमांक सेम होता है परंतु उनका जो द्रव्यमान संख्या होता है वह भिन्न होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का जो समस्थानिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, सदैव अधातु। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो
जो एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं वे धातु या अधातु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले कौन थे? तो परमाणु का जो प्रथम मॉडल दिया था जे टॉमसन ने दिया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा कौन सा है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? तो देखिए, परमाणु 3 प्रोटॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,1 आ जाएगा। अब इसका संयोजकता करने के लिए क्या हो जाएगा, परमाणु की संयोजकता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके क्या करेगा, +1 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। आप लोग एक काम करिए, 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, जिससे आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 13, 2,8,3, तो इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2,8,3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा परमाणु के बोर का मॉडल सही प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, बोर का सही मॉडल हम देखते हैं। बोर ने अपने मॉडल में क्या दिया था कि इनका जो 2,8, मतलब ऐसे ही वितरित होगा, तो पहले में 2 है, दूसरे में तो ये सही है। ठीक है, दूसरा का सही प्रदर्शन नहीं करता, तो देखिए पहले में 40 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है कि कौन सा सही प्रदर्शन नहीं करता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, परमाणु का कौन सा तुरादर, इसमें पूछा है कि कौन सा मॉडल पहले आया था, तो सर्वप्रथम किसका मॉडल आया था, इसमें हम देखते हैं तो टॉमसन का मॉडल सर्वप्रथम आया था, उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, फिर आया बोर का मॉडल, तो दूसरा, पहला, उसके बाद तीसरा, तो दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।